हिंदी में से कहते हैं बच्चों संधारित्र, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैपेसिटर होता क्या है और कहाँ यूज़ आता है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, कैपेसिटर कहाँ कहाँ देखा है तुमने, कहीं देखा है क्या? कैपेसिटर का भी नाम सुना है तुमने? ऐसा नाम सुना है क्या कंडेंसर करके, कुछ कंडेंसर जैसा कुछ नाम सुना है? सोचो, कहीं पे भी नाम सुना है कि ये बताओ पहले तो, बस तुम नाम तो सुना है तुमने। मैं बता देता हूँ तुमने कहाँ नाम सुना है। बच्चों तुमने पंखा देखा होगा, पंखे की जो मोटर होती है ना इस टाइप से, ये फिर ऐसे पंखा लगा ठैं ठैं ठैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने देखा होगा, इस ढक्कन को ऊपर करोगे तो ये खाली दिखेगा और यहाँ पर तुम्हें एक सिलेंड्रिकल टाइप से एक पोर्शन मिलेगा इस मोटर से अटैच। ये जो इसकी शाफ्ट है ना, यहाँ पर एक सिलेंडर टाइप का कुछ लगा हुआ रहता है, इससे अटैच रहता है। देखा है कि कभी तुमने? या तुमने मोटर भी देखी होगी घर पे, इलेक्ट्रिक मोटर, पानी की मोटर, कोई भी, उसके पास में भी ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल शेप की चीज़ लगी रहती है। चलो एक और चीज़, तुमने जनरेटर देखा, सॉरी जनरेटर क्या, वो कभी पिसवाने गए हो आटा मशीन या जो भी देखी होगी छोटे साइज़ की, उसमें भी अगर मोटर नहीं ना तो उसके साइड में सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसा कुछ मटेरियल लगा रहता है, ऐसा कुछ इक्विपमेंट अटैच रहता है ना। अब ये इक्विपमेंट क्या कहलाता है बच्चों? कंडेंसर कहलाता है। अब ये कंडेंसर तो सामान्य भाषा में बोलते बोलते कंडेंसर बोल दिया, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या है बच्चों? कैपेसिटर है ना। अब मैं बताता हूँ कंडेंसर है क्या। जैसे पंखा है, पंखे में अगर कंडेंसर लगा हुआ है, एक्चुअली वो कैपेसिटर है। क्या होता है कि तुम्हारा मान लो घर पे पंखा ख़राब हो गया, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, पंखे वाले को बुलाते हो, तो वो पंखा थोड़ी चेंज करके जाता है। दो चीज़ हो गया, तो पंखा साथ में ले जाएगा, बोलेगा कि इसकी वायरिंग ख़राब हो गई, मैं चेंज करके दे दूंगा, या दूसरा वो छोटा सा एक है ना सिलेंड्रिकल टाइप चेंज कर देता है कि नहीं है? कर देता नहीं कर देता है? बिल्कुल। ट्यूबलाइट में भी देखा होगा पहले, आजकल तो ट्यूबलाइट बिल्कुल सिंपल आ रही है। पहले ट्यूबलाइट में सिलेंड्रिकल टाइप का एक ऐसा आता था, उसको करके हिलाते रहते थे तुम, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो कि इसमें टाइप आता है अपना पास बच्चों, कैपेसिटर, है ना, संधारित्र। चलो वापस चलते हैं थोड़े फ्लो में। कैपेसिटर होता क्या है? अभी तक तो मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ तुमने देखा है। आ रही बात समझा? ये पंखे जितने भी है ना बच्चों, सब में कैपेसिटर होगा, याद रखना। मोटर जहाँ जहाँ लगी सब में कैपेसिटर होगा। लेट मी चेक इसके अंदर है क्या। ये खोपड़ी इतनी बड़ी, कैपेसिटर कहाँ से होगा इसमें? इसके ना ये जो पीछे लिखा हुआ ना बच्चों, इसके अंदर हो सकता है कैपेसिटर, है ना। हाँ, ये जो ढका हुआ रहता है ना इसका पंखे का, ढके हुए पोर्शन को ऊपर उठाओगे ना तो तुम्हें ऐसा पोर्शन दिखेगा ही दिखेगा। ये क्या कहलाता है बच्चों? कैपेसिटर कंडेंसर। अच्छा, इसका काम क्या है, अब इसी बात करते हैं। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कैपेसिटर एक और दो तीन जगह और यूज़ होता है बच्चों। जैसे अपन तुमने देखा होगा कैमरा होता है, कैमरा जब फोटो क्लिक करता है तो फ्लैश कैसे आता है? एकदम से आता है। फ्लैश कैसे होता है? एकदम से मतलब क्या हो गया कि फ्लैश जो है वो हायर एनर्जी रिलीज करता है, एक तरीके से मान लो ज़्यादा इंटेंसिटी शो करता है लाइट की, वो भी इंस्टेंटेनियस करता है, फिर एकदम से बंद हो जाता है। सही है। मतलब क्या हो गया कि उस फ्लैश को जलाने के लिए, वो फ्लैश तो है नहीं, है तो वो बल्ब ही है, तो वो कोई लाइट सोर्स ही, लेकिन लाइट सोर्स की हायर इंटेंसिटी मुझे चाहिए, वो भी छोटे से टाइम पीरियड के लिए। और कितना टाइम पीरियड के लिए? जब क्लिक हो जाए, ताकि उस समय रोशनी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हो, है कि नहीं है? वो काम कौन करता है? हम चाहते हैं कि उस समय लाइट की एनर्जी जब ज़्यादा हो, इंटेंसिटी ज़्यादा शो करवानी हो, तो उसको एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तुम खुद सोचो ना कि अगर तुम किसी गधे से भी ज़्यादा काम करवाना चाहते हो तो उसे ज़्यादा आराम करवाना पड़ेगा या ज़्यादा उसको खिलाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं है? वैसे ही किसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से अगर तुम ज़्यादा हाई एनर्जी लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें वो हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो तुम्हें क्या देना? हाई वोल्टेज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके उसके अंदर एक इंस्टेंटेनियस एनर्जी रिलीज होगी, है कि नहीं है? इसका मतलब तुम्हें एक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ ऐसा इक्विपमेंट रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना बच्चों? एक इक्विपमेंट रखना है तुम्हें, जिस इक्विपमेंट पर पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएं और इंस्टेंटेनियस तुम्हें एनर्जी मिले। चलो बच्चों, ये जितनी बातें थी ना, सारी बोरिंग बातें समझो इसको ना। अब छोटी सी बात समझना कि कैपेसिटर का वास्तविक काम क्या है। ये पंखा है, ये गोल गोल घूम रहा, दिख रहा तुम्हें घूम रहा है, सही बात है। अब इस गोल गोल घूमते हुए पंखे को पहले घुमाना तो पड़ा होगा,
तभी तो ये अब रेगुलरली घूम रहा है रेगुलेटर के कंडीशन के अकॉर्डिंगली। सही बात ही नहीं है। इसका मतलब पहले इसको घुमाना पड़ा होगा। अब तुम खुद सोचो, जब टेम्पो वाला टेम्पो चलाता तो क्या करता वो, पहले उसके अंदर रस्सी लपेटेगा, फिर एकदम से क्या करेगा, ऐसे। तो मतलब क्या हो गया कि उससे एक इनिशियल टॉर्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों? प्रारंभिक बल आघूर्ण बोलते हैं जिसे ना, इनिशियल टॉर्क। इनिशियल टॉर्क का मतलब ये हो गया है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल टॉर्क देना पड़ेगा, तब जाके मोटर स्टार्ट होती है। अब मोटर को कंटिन्यूसली स्टार्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा देते हैं रेगुलर। जैसे बाइक है, अब बाइक में पेट्रोल तो हमेशा रहता है। बाइक में क्या रहता है बच्चों? पेट्रोल। पहले सेल्फ स्टार्ट नहीं था मान लो, तो पेट्रोल तो हमेशा रहता है। अब पेट्रोल हमेशा रहता है तो क्या गाड़ी भी हमेशा चालू रहेगी क्या? नहीं, पहले तुम्हें एक इनिशियल टॉर्क देना पड़ता है, फट, एक नहीं है, एक किक मारनी पड़ती है। जिससे किक कैसी होती है तुमने देखा होगा कि यहाँ से वो फिक्स रहता है और किक इस साइड रहती है ना, और ये तुम्हारा लीवर हो गया। तुमने यहाँ पर क्या रखा बच्चों? ये पैर रखा और भचीड़ मारा, तो ये क्या एक सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा नहीं करेगा? एक ही नहीं बच्चों। इस सर्कुलर पाथ ट्रेवल की वजह से क्या हो गया, एक इनिशियल टॉर्क मिल गया इस शाफ्ट को घुमाने के लिए। और यही शाफ्ट किससे कनेक्टेड है? डायरेक्ट इंजन से। किससे है बच्चों? सही बात है। तो इंजन की मोटर को भी घुमाने के लिए सबसे पहले इनिशियल टॉर्क तो अपन को देना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बच्चों, क्या समझ में आ रहा है क्या सबको धीरे धीरे? अच्छा, अभी मैं ना टॉपिक पे नहीं आया हूँ, पॉइंट पे नहीं आया हूँ कि क्या बताना चाह रहा हूँ ना। तुम्हें क्या समझ में आया अभी तक? मैंने जो जो चीज़ बताई, बताओ बच्चों। पहले तुम्हारा ओपिनियन बताओ कि अभी तक आपने सर यही चीज़ बताई है। अपन कैपेसिटर जो पढ़ रहे हैं एक्चुअल में कैपेसिटर है क्या? बताओ, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया क्या? पर्टिकुलर नहीं, अपरेंट ऐसी बात नहीं है ना। कैपेसिटर का वास्तविक अर्थ अभी पता चलेगा तुम्हें। मैंने तुम्हें बताया कि इसको इनिशियल टॉर्क देना पड़ेगा। अब इनिशियल टॉर्क का मतलब होता है, अब तुम हर बार किक थोड़ी मारते हो गाड़ी चलाते हो। जब ऐसे थोड़ी गाड़ी चला रहे हो, टक 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 चलाए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी है, नहीं है। तुमने देखा होगा फिल्म स्टोन नाम से एक सीरियल आता था, कार्टून आता था, मतलब एक है ना, एक कार्टून नेटवर्क पे फिल्म स्टोन ऐसे करके सीरियल आता था। उसमें ना वो पुराने ज़माने का सीरियल होता था, मतलब पत्थर पत्थर जैसे हैं, हाँ स्टोन एज वाला है ना। उसमें पत्थर पत्थर होते थे और वो आदिवासी जैसे कपड़े पहनते थे और गाड़ी चलाते थे ना, तो गाड़ी में बैठ तो जाते थे लेकिन कुछ नहीं होता था, पैरों से चलाते थे वो गाड़ी। मतलब समझ रहे हो कैसे कि गाड़ी ऐसे बनी हुई है, मान लो कोई टायर वायर कुछ नहीं है ना, और ऐसे गाड़ी में बैठ गए सब जने है ना, सब जने बैठ गए ऐसे, और नीचे इनके पैर क्या होते हैं बच्चे, बाहर निकले हुए होते हैं। और जो भी ऐसे मतलब बस भी होती है ना, तो बस में साले भागते हैं ये सब, एक कैसे भागते हैं सब है ना। इसका मतलब वो क्या हो गया कि हर बार ये टॉर्क दे रहे हैं अपने आप में। लेकिन अब थोड़ी हो रहा है ये चीज़। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक और किक मारी, टॉर्क दे दिया, बात खत्म, अब मोटर चलेगी, अब इंजन चलेगा। सही बात है क्या नहीं? इसका मतलब तुम्हें एक सिंगल किक काफ़ी है क्या इंजन चालू करने के लिए? पंखे को स्टार्ट करने के लिए एक सिंगल किक काफ़ी है क्या? इसी प्रकार फ्लैश को भी जलाने के लिए एक सिंगल किक काफ़ी है क्या? मतलब ये हो गया है कि एक टॉर्क देना बहुत ज़रूरी है। टॉर्क का मतलब एक हायर एनर्जी देनी बहुत ज़रूरी है। हायर एनर्जी समझ के, इसमें भी क्या मैंने हाई एनर्जी लगाई कि नहीं लगाई? पंखा चलाने के लिए भी एक टॉर्क लगाते नहीं लगाते? जैसे मान लो पंखा खराब हो गया, जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता तब तक क्या करते हो, झाड़ू पकड़ते हो, उल्टा करते हो, घुमाते रहते हो, उसको चलने लग जाता। कभी 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 नहीं चलता। इसका मतलब तुम जब झाड़ू से उसको घुमा रहे हो ना, तो तुम पता क्या कर रहे हो, उसको इनिशियल टॉर्क दे रहे हो। उसको अगर इनिशियल टॉर्क मिल गया, उसके बाद वो घूमना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो काम कैपेसिटर कर रहा था वो काम किसने कर दिया? तुमने कर दिया। तो कैपेसिटर करता क्या है कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कैसे करवाएगा जबकि एनर्जी तो सबको सेम दे रहा है? बिल्कुल सही है। अब मैंने तो यहाँ पर कैपेसिटर बनाया कि तुमने ऐसा देखा होगा, नहीं, मैं तो सिंपल सा बात करता हूँ कि कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटी टू होल्ड दी चार्ज, ये है कैपेसिटर की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर कैपेसिटर को किससे डिफाइन करूँगा कि कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। मतलब अगर मैं किसी चार्ज को, तुम्हें पता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो चार्ज कभी कांस्टेंट रह नहीं सकता, चार्ज चेंज भी हो सकता है किसी भी मटेरियल में। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा इक्विपमेंट बना दूँ जिसके अंदर चार्ज क्या कर दूँ, कुछ समय के लिए होल्ड कर दूँ। बच्चों चार्ज होल्ड कर दिया तो मतलब क्या होल्ड कर दिया मैंने? इलेक्ट्रिक
फील्ड कर दिया क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। इसका मतलब क्या होल्ड कर दिया बच्चों अपन ने होल्ड कर दिया यहाँ पर एनर्जी, और एनर्जी होल्ड कर दिया ना, यही एनर्जी कौन सी एनर्जी में काम आती है, इंस्टेंटेनियस। किस में काम आती है बच्चों, इंस्टेंटेनियस। अभी भी मैं चैप्टर पे नहीं गया, मैं सिर्फ समझाया जा रहा हूँ कि कैपेसिटर अपन पढ़ते क्यों है। तो तुम्हें एक कंक्लूजन मिल गया होगा बच्चों एट लास्ट कि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब क्या है कि तुम्हें एक किक मारने के लिए थोड़ी सी सांस भरनी पड़ती है अंदर, लेकिन नहीं। तो वही एक ऐसा इक्विपमेंट है, मुझे एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के अंदर हाई एनर्जी रिलीज करवानी है एक इनिशियल टॉर्क देने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, उसके अंदर एनर्जी स्टोर करवानी पड़ेगी। पहले एक साथ क्या करनी पड़ेगी बच्चों, एनर्जी। मतलब क्या हो गया, पिचकारी में तुमने पानी भरा, पानी तो बाल्टी में भी था, एक बाल्टी भर के तुम किसी के मुंह पे मारो भचीड़, बाल्टी भर के किसी के मुंह पे मार दिया, ठीक है। एक पिचकारी भर के किसी के मुंह पे मारो, दर्द किस में ज़्यादा होगा बताओ, पिचकारी में होगा ना, क्योंकि पिचकारी में तुमने क्या कर दिया, एनर्जी स्टोर कर दी है कि नहीं है। तो यही कहानी है कैपेसिटर की। तो अपन आज से स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैपेसिटर जो कि क्या करता है बच्चों, एनर्जी को होल्ड करता है, एनर्जी इकट्ठी करके रखता है। कब के लिए, कब तक के लिए, एक इंस्टेंटेनियस काम के लिए जहाँ पर हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। तो कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, सोचो, दिमाग लगाओ बच्चों कि कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। देखो पंखा मैंने बता दिया, कैमरा मैंने बता दिया, कूलर, पंखे कूलर सब एक ही प्रजाति का आ गए, काका बाबा है सब। और सोचो जरा, दिमाग लगाओ, हैं, बोतल, मोटर, यहाँ एक ही बात है। और मतलब बच्चों वही बात हो गई है कि जितने भी मोटर हो गई है, चाहे वो तुम ट्रैक्टर की मोटर लो, फड़ 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 फड़, सही बात है, किसी भी मोटर की बात करो, किसी भी सर्कुलर इंजन की बात करो, सब जगह इनिशियल टॉर्क देना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो वहाँ पर तुम्हें कैपेसिटर लगाना ही पड़ेगा, वहाँ पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, स्पार्क प्लग तुमने गाड़ी में देखा है, तो वहाँ कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो सीधे क्या सेल्फ लगाया काम हो गया, या किक मारा, किक मारते या टेक करा, स्पार्क हुआ थोड़ा सा और इंजन चल गया। तो कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ आते हैं, ये चीज़ ध्यान रखोगे क्या। तो अपन आज से चलते हैं अपने कैपेसिटर में, हेडिंग डाल लो बच्चों और लाइन क्या लिख दोगे उसमें कि कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, ये कैपेसिटर की कहानी है। ओके, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। चलो देखते हैं अब कैपेसिटर क्या है, इक्विपमेंट है। देखो बच्चों, मैं कैपेसिटर क्या है बच्चों, क्या मानूंगा, एक ये कंडक्टर ही है। अब हर कंडक्टर क्या एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, ये तो हमें पता नहीं कि एनर्जी कैसे स्टोर रखनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। कैपेसिटर क्या बच्चों, काम कैसे करता है। सुनना, मान लो कि हमारे पास क्या दे रखा है बच्चों, एक ये कंडक्टर दे रखा, कंडक्टर है ना। अब कंडक्टर है तो इसको मैंने क्या दिया बच्चों, क्यू चार्ज दिया। जैसे क्यू चार्ज देता हूँ तो इस पर क्या हो जाएगा बताओ, चार्ज आ जाएगा चारों तरफ। अच्छा सुनना, अगर मैं क्यू चार्ज नहीं देता तो क्या इसके अंदर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है क्या? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती तो क्या इसके अंदर किसी प्रकार का पोटेंशियल आता है क्या? इसका मतलब इस कंडक्टर के लिए पोटेंशियल कब बना, जब मैंने इसको क्यू चार्ज दिया। जैसे जैसे क्यू चार्ज देता जाऊंगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल बनेगा। सही बात है कि नहीं है? और पोटेंशियल V बराबर क्या आएगा, बोला हाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब कैपेसिटर की बात कर रहा, अभी तो मैंने किसकी बात करी, कंडक्टर की। कैपेसिटर क्या करता है, इसको चार्ज को होल्ड करना है। होल्ड करना है इसका मतलब तुम्हें चार्ज देते जाना है, तब तक पोटेंशियल बनता जाएगा। अच्छा, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल किसके बराबर होगा, V के क्या कांस्टेंट है, R क्या कांस्टेंट है, बड़ा क्या Q, तो V डिपेंड्स ऑन Q। तो इसका मतलब कि V में जो भी इंक्रीमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के। मतलब ये हो गया कि इंक्रीज इन पोटेंशियल लिख दो या V लिख दो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू दी, क्या मेरी बात समझ में आई क्या बच्चा?
मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। सही बात है। इसका मतलब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ तो यहाँ पर एक सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस। अब सुनना कि Q बराबर CV है, तो ये C जो बताता है कैपेसिटेंस को बताता है, और यही क्या कहलाता है बच्चों हिंदी में, धारिता। और कैपेसिटेंस हमेशा किसकी होती है बच्चों, कैपेसिटर की होती। किसकी होती बच्चों, सुनना, मैं इस कंडक्टर को अगर एज ए कैपेसिटर मानता हूँ तो सी उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अगर मैं कंडक्टर को एज ए इलेक्ट्रिक सोर्स मानता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, पोटेंशियल सोर्स मानता हूँ तो पोटेंशियल निकालते थे। याद आ रहा कि नहीं आ रहा। यही कंडक्टर की आज अपन क्या निकाल रहे हैं बच्चों, कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। यही कंडक्टर की बाद में क्या निकालेंगे बच्चों, करंट। V बराबर आई आर, सही है कि नहीं है, Q dQ बाई dt। तो मतलब गॉस लॉ नहीं, V बराबर आई ओम्स लॉ। हाँ, तो मतलब धीरे 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 इसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी चलती जा रही। क्या, तो आज अपन ने नई चीज़ पढ़ ली है कि इसी कंडक्टर के मुझे चार्ज क्या करना है, होल्ड करना है। और चार्ज और होल्ड डिपेंड किस पे करते हैं, सुनना मेरी बात। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ बच्चों कि यहाँ पर ये जो Q बराबर CV मिला है तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। ओके, जरा देखना बच्चों कि C इज इक्वल टू ये जो Q बाई V है, तो यहाँ पर Q तो Q रहेगा लेकिन V बराबर क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, सही है कि नहीं है। अरे V बराबर तो ये होगा ना, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन KQ बाई R। Q से Q कैंसिल, R ऊपर गया, C बराबर R अपॉन K, और K बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और 1 अपॉन K उल्टा हो जाएगा कि नहीं होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओहो, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या मिला हमारे बच्चों, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। बच्चों ये तीनों क्या है बच्चों, तो ये क्या है, वेरिएबल। R भी कांस्टेंट है वैसे तो, लेकिन अगर मैं इसका आकार बढ़ा दूं मतलब समझते हो शेप बढ़ा दूं तो क्या कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा क्या। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है बच्चों, 4 पाई पे कर रहा है क्या, नहीं। एप्सिलॉन पे कर रहा है क्या, नहीं। R पे कर रहा है क्या, बिल्कुल हाँ। मतलब अगर मैं इसका डायमेंशन या शेप बढ़ा दूं तो क्या चार्ज भी ज़्यादा आएंगे क्या इसके ऊपर, और जब चार्ज ज़्यादा आएंगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, है कि नहीं है। अब सुनना मेरी बात, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कि जितने ज़्यादा चार्ज आएंगे, क्या बोल रहा हूँ बच्चों में, जितने ज़्यादा चार्ज आएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी कैपेसिटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। अपन ऐसा बोल सकते हैं। उल्टा चलो, जितना बड़ा शेप होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर Q से Q काट दिया तो कैपेसिटी डजंट डिपेंड्स ऑन Q। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट नहीं बोल सकता कि चार्ज ज़्यादा आएंगे या चार्ज कम आएंगे तो कैपेसिटी बढ़ेगी या नहीं। मैं तो क्या बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा बड़ा शेप होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो क्योंकि डिपेंड्स ऑन किस पर बच्चों, ये R पर। उतारो जल्दी से इसको। अब मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू CV और C बराबर Q अपॉन V, जिसमें V की वैल्यू क्या मिली बच्चों, KQ बाई R। तो C बराबर क्या मिला था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सही है। अब सुनना, R क्या है बच्चों, शेप है। क्या है बच्चों, शेप ऑफ कंडक्टर की बात कर रहा हूँ क्या मैं, सही है। अब सुनना, दिख तो रहा है बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब R की वैल्यू तुम्हें पता है 4 पाई तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। याद आ रहा है। और अगर एप्सिलॉन नॉट है तो Q K बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यूनिट निकालते हो तो क्या मिलता है हमें, हाँ न्यूटन नीचे आएगा ना, तो मीटर स्क्वायर पर न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की यूनिट थी, ठीक है। इसी के बाद ये जो R है, अब R की वैल्यू तुम कितनी भी रख दो, ये वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -12 है। थोड़ा गौर करना बच्चों, मैं ये जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये कांस्टेंट है 4 पाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है, मतलब ये बहुत छोटा है। अब तुम R की वैल्यू कितनी बढ़ाओ, कितनी भी बढ़ा लो, ये छोटा ही रहेगा। क्या सोचो, ओवरऑल पूरा कैलकुलेशन करो तो। अच्छा, R की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से, R मतलब रेडियस है ना। अच्छा, हमें पता धरती माता क्या कंडक्टर है, धरती माँ क्या है बच्चों, कंडक्टर है। तो मैंने R किसकी ले ली बच्चों, धरती माँ की ले ली। धरती माँ क्या है, एक कंडक्टर है। कंडक्टर है तो सही है, इसकी रेडियस भी ले सकते हैं। तो धरती माँ कितनी होती है बच्चों, 6400 किलोमीटर, ये रेडियस होती है।
इसका मतलब क्या हो गया कि R इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो ये मिलता है क्या, आंसर आएगा 64 इंटू 10 टू द पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिला बच्चों, 5 ही मिला क्या। बताओ क्या अभी भी ये इससे ओवरकम कर सकता है क्या, ये -12 है और ये कितना है, तो अभी भी ओवरकम नहीं कर सकता। अच्छा 6.4 रख दो तब भी क्या होगा, माइनस का ये प्लस का 6 आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी ये इसे ओवरकम नहीं कर सकता। इसका मतलब कैपेसिटर जो है क्या बच्चों, कैपेसिटर इसकी जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है बच्चों, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में आता है। किस में आता है बच्चों, स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि कितना भी फेस कर लो तुम ये इससे ओवरकम तो नहीं कर पाएगा। मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम रेडियस ले ली क्या, सूरज की रेडियस पे रख दूंगा तब भी इससे ओवरकम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, सूरज पर तो जा नहीं सकता, आग लग जाएगी तुम्हारे, तो तुम तो वापस आ जाओ। तो मतलब क्या बोला मैंने कि C की वैल्यू जो है डिपेंड करती है R पे, और R की वैल्यू कितनी बढ़ा दो तब भी C की वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, सुनना, C बराबर अभी भी मैंने क्या लिखा है बच्चों, Q अपॉन क्या होता है बच्चों, V, Q बराबर मतलब कूलम्ब्स अपॉन वोल्ट, सही बात है क्या नहीं। और कूलम्ब और वोल्ट को ही क्या बोलते हैं बच्चों, फैराड, क्या बोलते हैं बच्चों, फैराड। ये साइंटिस्ट है जिसने अपनी थ्योरी दी और इसको क्या बोल दिया, जैसे न्यूटन ने बोला, कलाम ने बोला, वैसे इस फैराड ने बोल दिया चीज़ कि कूलम्ब पर वोल्ट को क्या बोलूँगा मैं बच्चों, फैराड बोलूँगा। अच्छा ठीक है, अब मैं 1 फैराड की डेफिनेशन बोलूँ बच्चों, 1 फैराड किसके बराबर होगा, 1 कूलम्ब पर 1 वोल्ट। कि अगर किसी कंडक्टर को, डेफिनेशन देखना क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज दिया जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल अगर 1 वोल्ट मिलता है तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, 1 फैराड होगी। समझ में आई चाहिए, ये 1 न्यूटन की भी डेफिनेशन 11th में लिखी थी। ऐसे अगर 1 फैराड की डेफिनेशन आ जाए तो लिख सकते हैं ना अपन डेफिनेशन। अच्छा बच्चों, चार्ज पहले देते हैं या पोटेंशियल पहले आता है, चार्ज पहले देता है, तो कुछ दिमाग तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए ना, स्टेटमेंट लिखने के तरीके तुम्हारे अंदर से आने चाहिए ना, कि अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम्ब चार्ज दिया जाता है तो उसके अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट हो जाए तो उस कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी बच्चों, 1 फैराड होगी। कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों उसका, 1 फैराड। अच्छा सुनना, तुम खुद देख लो बच्चों कि C बराबर कितना मिला था फॉर्मूला, 1/4πε0 और R। तुम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कितनी भी कर लो 1 तो कभी नहीं मिलेगा आंसर। सोचो 1 मतलब समझते हो, ये सारी पावर कट जाए। अब 10 की पावर कितना था बच्चों, 6 था, फिर भी 10 की पावर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, माइनस का वो भी, तो उसका मतलब 1 तक आने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और 10 की पावर 6 कितना होता है बच्चों माइनस का, बताओ क्या ये माइक्रो के बराबर होता है कि नहीं होता, अरे हाँ कि ना। सोचो ये 10 की पावर 12 है और इसको मैं 6.4 लिख दूँ और ये 10 की पावर 6 लिख दूँ, कट कुटा के 10 की पावर कितना बचेगा फिर भी 6, तो ये माइक्रो लेवल में आया नहीं आया। अगर 10 की पावर -3 बच जाता, सोचो जरा, तो ये मिली आ जाता, बोलो हाँ। और 10 ऊपर लिख दूँ मैं इसको कि 10 की पावर -3 होता तो क्या होता बच्चों, मिली। माइक्रो -9 होता तो क्या लिखते बच्चों, नैनो। 10 की पावर -12 होता तो क्या लिखते बच्चों। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये सब चीज़ें पढ़ी थी ना अपन ने। इसका मतलब अगर ये वैल्यू जो है फैराड की 1 तो कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 फैराड इज लार्ज क्वांटिटी फॉर एनी कैपेसिटर। बच्चों एक कंसेप्ट होता है सारे ना, क्या होता है कि तुमने कैपेसिटर वाला चैप्टर स्टार्ट करा, तुम क्वेश्चन भी करने लग गए, हर बार फैराड की जगह माइक्रो फैराड, मिली फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड आ रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ना उठे, या वाइवा में भी पूछ लिया जाता है कि बताओ कि फैराड की यूनिट हमेशा माइक्रो, मिली या उसमें ही क्यों लेते हैं, फैराड ही क्यों नहीं लेते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि क्यों नहीं लेते हैं। इसलिए अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, कितने भी क्वेश्चन देख लेना, एंड तक तुम्हारे पास आंसर माइक्रो, मिली और पिको या नैनो में मिलेंगे बच्चों। वो क्यों मिलेंगे पता चलेगा तुम्हें। तो ये 1 फैराड इज द लार्ज क्वांटिटी फॉर एनी कैपेसिटर, सो वी कैन से दैट कि फैराड, ये जो कैपेसिटर है ये स्मॉल क्वांटिटीज में यूज होता है। किस किस के अंदर बच्चों, मिली में, माइक्रो में, नैनो में और पिको में। तो मैं अगर इसको फैराड लगा दूं पीछे से तो लिखेंगे कैसे बच्चों कि 1 मिली फैराड, कैपिटल F होना चाहिए बच्चों ये, और इसको लिखूंगा 1 म्यू लगाऊंगा इधर, याद रखना बच्चों, माइक्रो फैराड। नैनो के लिए 1 स्मॉल n फैराड, ठीक है, और पिको के लिए 1 स्मॉल p कैपिटल F। समझ में आई चीज, ये लिखने का तरीका होता है। तो अपने पास सबसे ज़्यादा यूज़ क्या होगा बच्चों, माइक्रो फैराड। उतारो जल्दी से।
हाँ बच्चों सामने देखो, अब क्या लिखा है मैंने कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब ये जो फॉर्मूला है मैंने तुम्हें बताया कि C डिपेंड करता है किस पर बच्चों, R पर, लेकिन तुमने इस पर गौर नहीं करा। ये क्या कहलाता है बच्चों, याद आ रहा है क्या? ये क्या कहलाता है बच्चों, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। मतलब ये वैक्यूम की कहानी है सारी, लेकिन यही कंडक्टर अगर मैं किसी मीडियम में रख देता, कंडक्टर को कहाँ रख दूं बच्चों, इज इन अ मीडियम। अगर मीडियम होगा ना तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट ना लेके क्या लिया जाता है, याद आ रहा है, एप्सिलॉन एम। मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है, या फिर सब छोड़ो, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात हुई थी अपने लिए ना। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता था बच्चों कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं है? मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी का रेशियो ही क्या कहलाता है बच्चों, रिलेटिव परमेबिलिटी कहलाता है। लेकिन मतलब निर्वात की विद्युतशीलता की जगह माध्यम की विद्युतशीलता यूज कर लेंगे। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्या है कि कंडक्टर को अगर मैं वैक्यूम की जगह किसी मीडियम में रख दूँ तो बताओ कैपेसिटी अब एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करने लग गई क्या? अब तुम्हें पता है कि ये जो वैक्यूम होता है इसकी परमेबिलिटी और जो मीडियम होता है उसकी परमेबिलिटी वैक्यूम की कम होती है, मीडियम की ज़्यादा होती है। मीडियम की कहीं कहीं पर 80 भी हो सकती है, कहीं कहीं पर 1 भी हो सकती है। मैंने एक टेबल भी बताई थी, याद हो तो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट के अंदर, कि इसकी परमेबिलिटी ये होती है, इसकी ये होती है। चलो अपन वापस चर्चा कर लेंगे इसकी। तो अपन हेडिंग क्या डालेंगे बच्चों इसी के साथ, स्पीड में उतारना अगली बार, ठीक है? लो बच्चों सामने देखो, अरे इधर आओ, इधर आओ। हेडिंग क्या लिखेंगे बच्चों अपन, ठीक है, चर्चा ऑन एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या कर रहा है, अगर अपन मीडियम रख दे तो क्या कहानी होगी, चला देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया है कि यहाँ पर ये जो C है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो ये C का फॉर्मूला चेंज क्या हो जाएगा बच्चों, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन एम R। अब तुम्हें पता है कि अगर एप्सिलॉन एम बड़ा हो जाए किससे, एप्सिलॉन नॉट से, तो क्या कैपेसिटी ड्यू टू मीडियम इंक्रीज हो जाएगी कि कैपेसिटी ड्यू टू नॉन मीडियम? बोलो हाँ, अरे हाँ कि ना? तो इसका मतलब मटेरियल का पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एप्सिलॉन एम ही क्या है बच्चों, ये कहलाता बच्चों डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिएबिलिटी। समझ में आई चीज? मतलब क्या कहलाता है ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिएबिलिटी कहलाती है। और यही कहानी अपन थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। तुम्हें पता है कि बच्चों डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? कभी नाम सुना है? कहाँ सुना है बताओ थोड़ा सा मेरे को। ऐसे फर्स्ट वाले में मैंने डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया था, ठीक है, उसमें सिर्फ डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम और इनकी कहानी बताई थी और एक टेबल बताई थी, बाकी कुछ नहीं बताया था। मतलब डाइलेक्ट्रिक होता क्या इसके बारे में चर्चा अपन ने नहीं करी है ना। तो चर्चा जो अपन एप्सिलॉन एम पर कर रहे हैं ना, इसका मतलब कुल मिला के अपन चर्चा किस पर करने वाले हैं बच्चों, उधर लिखता हूँ हेडिंग सारा मिटा के, है ना। ये सर उतारो पहले, तो जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, मिटा दो। ठीक है बच्चा, फील करना है ना कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। सुनना, कंडक्टर अपन ने पढ़ा, इंसुलेटर अपन ने पढ़ा, सेमीकंडक्टर भी अपन ने पढ़ा। क्या पढ़ा था बच्चों? सेमीकंडक्टर। और नई चीज क्या लेके आऊं मैं बच्चों? एक डाइलेक्ट्रिक लेके आ रहा हूं। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लेते हैं ठीक है, मान लेते हैं हे, ठीक है, मान लेते हैं। आओ बच्चों, मैंने क्या करा है कि इसको और इसको, ये है एक कंडक्टर। क्या है बच्चों? कंडक्टर। बस का क्या है? ये कंडक्टर है, ठीक है। ये है बच्चों इंसुलेटर। क्या है बच्चों? इंसुलेटर। बच्चों मैं मिटा दूंगा ना, जब भी मौका मिले ना उतारने का तो उतारते रहना साथ साथ। समझाऊं तब मत उतारना, बाकी तो उतारते रहो। आओ बच्चों, अब सामने देखो।
मैं बात करता हूँ कंडक्टर की। तो कंडक्टर का मतलब क्या होगा कि इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बहुत सारे चार्ज अंदर मौजूद होंगे क्या, है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको किसी, ये मान लो प्लस का सिग्मा और ये माइनस का सिग्मा है, प्लस सिग्मा मतलब एक प्लेट है, माइनस सिग्मा मतलब एक प्लेट है, प्लस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ घुस रही है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या यहाँ से यहाँ होगी क्या डायरेक्शन। इसका मतलब तुमने क्या करा है, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है कि नहीं रखा है। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया प्लस का सिग्मा, यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का सिग्मा, और इसको भी क्या रखा बच्चों मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, और इसको भी प्लस सिग्मा है और ये भी माइनस सिग्मा है, और इसको भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जैसे ही मैं किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इसके अंदर जितने भी चार्ज थे, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे, वो फ्री टू मूव थे। कंडक्टर की बात करते हैं, इसका मतलब सारे नेगेटिव चार्ज की तरह जाएंगे बच्चों, अरे समझे क्या, और सारे पॉजिटिव चार्ज की तरह जाएंगे बच्चों। अरे हाँ कि ना, अपन ऐसा बोल सकते हैं। इधर आओ, जब मैं इंसुलेटर की बात करूंगा तो क्या होगा बताओ, कुछ होगा क्या फर्क, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं तब भी कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, मतलब अंदर जो चार्ज मौजूद थे वो वैसे ही रहेंगे क्या। इसका मतलब फ्री टू मूव नहीं होते, वो फ्री टू मूव नहीं होते। इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दूं तब भी वो क्या रहेंगे बच्चों, बाउंड रहेंगे। इसका मतलब इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंदर जो भी पेयर्ड चार्ज है या अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, कौन से मॉलिक्यूल, इंसुलेटर के मॉलिक्यूल के अंदर, वो फिक्स्ड रहते हैं। इवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवा दूं तब भी वो किसी प्रकार का मूवमेंट शो नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज पढ़ी थी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, इंड्यूस होगी। तो तुम्हें पता है कि ई एक्सटर्नल जो होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, तभी तो दोनों कट के जीरो हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। और इसके अंदर ई इंड्यूस ही नहीं होगा, बोलो हाँ, अरे समझे क्या, ये इंड्यूस नहीं हो, क्योंकि यार अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ही नहीं, तो इंडक्शन होगा क्या किसी प्रकार का, नहीं हुआ। लेकिन मैंने यहाँ पर भी क्या लिया बच्चों, ये भी एक क्या है बच्चों, टाइप का इंसुलेटर ही है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया कि इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया गाँव वालों, इंसुलेटर का मतलब ये हो गया कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तब भी चार्ज फिक्स्ड रहेंगे, मतलब जितने भी पेयर्ड है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे फिक्स्ड रहेंगे, मतलब मूव, फ्री टू मूव नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कुछ इंसुलेटर्स में ऐसा हो जाए, सुन लो पहले छोरे, अगर कुछ इंसुलेटर्स में ऐसा हो जाए कि तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी जिसमें से सिर्फ क्या हुआ बताओ बच्चों, यहाँ पर मैंने उन दोनों डायग्राम में डिफरेंस दिख रहा तुम्हें, इसमें और इसमें कुछ ही चार्ज अरेंज्ड हुए। इसका मतलब अंदर क्या ई इंड्यूस्ड हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। लेकिन यहाँ पर ई एक्सटर्नल के बराबर नहीं हुआ है, बोलो हाँ। अगर बराबर होता तो वो कंडक्टर हो गया ना, इंड्यूस्ड हुआ लेकिन बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ऐसे बोल सकते हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, कमी है, लेकिन कुछ तो है। ओहो, क्या है बच्चों, कुछ तो है। और अगर ये कुछ तो है तो इसका मतलब ये इंसुलेटर, इस इंसुलेटर को मैं इंसुलेटर नहीं बोलूंगा क्योंकि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी तो खो दी, ठीक है ना। तो इस इंसुलेटर को बोलते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अपन ने सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर के अंदर का ही पार्ट है। जबकि सेमीकंडक्टर के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक इंसुलेटर, एक कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर। अच्छा, पहले अपन ने इंसुलेटर की परिभाषा पढ़ी थी तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कंडक्टर की बात करी थी तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सेमीकंडक्टर में क्या करा था कि लो टेम्परेचर पे तो नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे होता है। वहाँ टेम्परेचर की बात करी थी, वहाँ अपन ने डोनर की भी बात करी थी कि पास में कोई ताकतवर लेके आ जाए या पास में कोई गरीब लेके आ जाए, ऐसी बात। यहाँ पर ऐसा कुछ करा है क्या अपन ने, क्या यहाँ पर अपन ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी गया। तो इंसुलेटर की एक और प्रॉपर्टी आ गई है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी शो कर दे तो वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डाई इलेक्ट्रिक। अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, क्योंकि कंडक्टर जैसा बिहेव करता तो दोनों बराबर आने चाहिए थे, नहीं आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। लेकिन डाइलेक्ट्रिक क्या है, थोड़ा सा अमाउंट में ही ई इंड्यूस कर पाता है। ये है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की खास बात। अब सोचने वाली बात ये हो गई है कि अंदर इसने ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी कि नहीं करी,
अंदर इसने अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करी नहीं करी? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल करी है। मटेरियल ढालने के बाद सुनना, अब मैं छोटा सा एक कहानी बताता हूँ। तुम्हें पता है बच्चों C बराबर क्या होता है? मतलब V जितना कम होगा C उतना ज़्यादा होगा। अरे हाँ कि ना? पहले जो प्लेट खाली थी, यहाँ प्लस का सिग्मा था या माइनस का सिग्मा था, तो इधर की वजह से पोटेंशियल जा रहा था क्या, और इधर की वजह से पोटेंशियल ये था क्या? दोनों क्या हो रहे थे बच्चों? ऐड हो रहे थे। बोलो हाँ, टोटल पोटेंशियल ऐड हो रहा था क्या? लेकिन अंदर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी बन गई तो पोटेंशियल भी उल्टा हो गया। बोला हाँ। इसका मतलब पोटेंशियल क्या कम हो जाएगा क्या? वो पोटेंशियल जितना ज़्यादा कम होगा कैपेसिटी क्या होगी बच्चों? अगर मैं ये नहीं डालता डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल तो क्या अंदर इंड्यूस होता क्या? क्या पोटेंशियल में ये कभी करता क्या? सोचो जरा, ये पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल ये पास में कौन है, तो पोटेंशियल इसको क्या कर रहा है बच्चों? कम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अरे हाँ कि ना? जब कम कर रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल जैसे जैसे कम होगा C क्या होगा? वैसे वैसे बढ़ेगा। तो मुझे C बढ़ाना है या घटाना है? बढ़ाना है तो पोटेंशियल को क्या करना है? पोटेंशियल को कम करना है। इसका मतलब जो एक्चुअल इसका पोटेंशियल था उससे कम लाना है, और कम लाने के लिए कौन बीच में आया? डाइलेक्ट्रिक। क्या मसीहा बन के आ गया क्या? तो इसका मतलब प्रूफ हो गया हमारे पास कि 4 पाई एप्सिलॉन m r कि भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से कैपेसिटी क्या होती है बच्चों? बढ़ती है। फॉर्मूले में भी पता चल गया और कंसेप्चुअल भी पता चल गया। हेडिंग क्या लिख रहे थे अपन बच्चों? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो बच्चों इसमें स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे? सुन लेना स्टेटमेंट क्या क्या लिखेंगे। कंडक्टर का मतलब तो क्या हो गया कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस के अलग पॉजिटिव वाला। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो तब भी ये किसी प्रकार की कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करते। लेकिन सम ऑफ इंसुलेटर्स आर देयर सो दे कैन बी induced electric field, small amount of electric field with respect to the external electric field। मतलब अगर वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं तो इंसुलेटर तो वैसे नहीं करता, लेकिन कुछ कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जो शो कर पाते हैं, और उन्हीं इंसुलेटर्स को क्या नाम दे दिया बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। इसको तुम सेमीकंडक्टर भले बोल दो, लेकिन बच्चों सेमीकंडक्टर एक बड़ा ब्रह्मांड है अपने आप में, ये उसका एक छोटा सा अंश है, तो इसको तुम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नाम दोगे। तो डेफिनेशन समझ में डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? अच्छा मान लो क्वेश्चन आया, सुनना बच्चों कि डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करो। व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? तो अपन क्या लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक इज द टाइप ऑफ इंसुलेटर विच हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद। सही बात है, जिसके अंदर किसी प्रकार के फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते ही ये थोड़ी सी किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड कर सकता है, जिसकी वजह से क्या हो गया बच्चों? ये कंडक्टिविटी थोड़ा सा शो कर सकता है। तो एक इंसुलेटर कंडक्टर बन गया, इसका मतलब ये है एक डाइलेक्ट्रिक है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक, अब सुनना बच्चों थोड़ी सी एक बात और बोलता हूँ, नाम में क्या है इसके? डाइलेक्ट्रिक। डाई का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी की दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, एक इंसुलेटर की भी और एक तो इसलिए इसे क्या बोल देगा बच्चों? डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है क्या? बताना है क्या? बता रहा हूँ। चलो बच्चों बताओ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डेफिनेशन क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर की और इंसुलेटर की, ठीक है। वो कंडक्टिविटी कब शो करता है? किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्या बराबर करता है कि कंडक्टर के? सवाल उठते हैं ना बहुत सारे अपने मन में, ओए सामने देख ले। हाँ कि भैया अपन जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करेंगे तो उसमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टी भी होती है और कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है। तो वो कंडक्टिविटी कब शो करता है? जब वो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। क्या सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक हो सकते हैं क्या? नहीं। जवाब आता है बच्चों क्या? नहीं। कुछ ही मटेरियल होते हैं जिनको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। हिंदी में पता है क्या बोलते हैं इनको? विद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत अपघट्य। तुम्हें शायद याद होगा कि तुमने 10th क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट करा हो ऐसे एनोड और कैथोड वाला, तो बीच में एक लिक्विड भरते थे, उस लिक्विड से ही क्या होता था बच्चों? इलेक्ट्रॉन टूटते थे और रिएक्शन कंप्लीट होती थी। तो ये लिक्विड नहीं भरते तो काम नहीं होता था, तो ये लिक्विड की वजह से ही हुआ ना, तो इसे बोलते थे डाइलेक्ट्रिक लिक्विड या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये वहाँ यूज आता था। अब मैं पुराने ट्रेडिशनल मेथड पे चल रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक यूज कहाँ आता था। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया कि डाइलेक्ट्रिक तो क्या है बच्चों? इंसुलेटर है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्रकार के, क्योंकि तुम्हें पता है ये किससे जुड़ता है बच्चों? एक बोला हाँ कि ना, बैटरी से जोड़ते थे ना दोनों एनोड और कैथोड को। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर क्या आ गया? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई क्या? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा?
कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। जैसे कंडक्टिविटी शो करेगा तो उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या, तो इसीलिए आयंस क्या हो जाते हैं बच्चों, ब्रेक हो जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कैल्शियम सल्फेट याद आ रहा होगा, जिंक सल्फेट, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते थे। आ रही बात, या समझ में है ना। तो हाँ, कॉपर सल्फेट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे अपन, है ना। चलो आओ, मतलब मेटेलिक सल्फेट यूज़ करते थे अपन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के फॉर्म में, है ना। चलो आगे चलते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते कितने टाइप के हैं। तो अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले टाइप की। तो कितने टाइप के होते हैं बच्चे, 2 टाइप के। एक होते हैं पोलर, पोलर बोलो या पोलर बोलो, ठीक है ना, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और एक होता है बच्चों नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पोलर कब बोलते हैं, नॉन पोलर कब बोलते हैं, सुनना। मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, मैंने एक सीधा सा एग्जांपल लिखा बच्चों HCl। अब H ये हो गया, Cl ये हो गया, सही है, समझे क्या, बिल्कुल सही है। मैंने एक और बनाया बच्चों H2O, ये बनाया मैंने H, कभी कभी डायग्राम ऐसा भी बनाते हैं, ये तो पता है ना तुम्हें। और एक अरे ओ H2O बोलना है ना मेरे को, क्या कर रहे हो, ये पागल हो गया, बोलो हाँ, अरे समझे क्या, ऐसे होता है ना सर डायग्राम H2O। तो इसका मतलब H और Cl ये किसी पर्टिकुलर सेपरेट डिस्टेंस पर है कि नहीं है, क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। ये भी क्या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मेंशन करे हुए नहीं करे हुए, बिल्कुल मेंटेन करे हुए हैं। इसका मतलब पोलर का मतलब यही हो गया बच्चों कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलते हैं। और तुम्हें पता है कि अगर सेम अमाउंट का पॉजिटिव और सेम अमाउंट का अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अरे समझे क्या बोलते हैं बच्चों, डाइपोल। और डाइपोल बोलते हैं तो इसका एक डाइपोल मोमेंट भी आता है, कितना आता है बच्चों, बोलो हाँ, समझ में आई ये चीज़, ये तो अपन को पता है। तो इसका मतलब अगर इनकी फिक्स कोई डिस्टेंस है तो इनका बच्चों एक फिक्स्ड क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, सही है कि नहीं है। तो इनका जो शेप होता है ना, इनका जो डायग्राम वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ में आई चीज़। तो ऐसे HCl के बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे H2O के बहुत सारे हो सकते हैं, जो सब क्या एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं क्या। तो इनका कोई ना कोई पर्टिकुलर फिक्स डाइपोल मूवमेंट भी होगा क्या। लेकिन बच्चों अगर सोचा जाए तो इसका डाइपोल मूवमेंट इधर आया, सही है कि नहीं है, इसका किधर आया, इधर आया, इसका किधर आया, इधर आया, है कि नहीं है। तो देखा जाए तो हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं है, अरे समझे क्या। तो तुम्हें शायद याद होगा, नहीं याद हो तो मैं बता देता हूँ। ऐसे अगर बहुत सारे फोर्स लगते हैं तो इनका जो नेट डाइपोल मिलता है वो कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्योंकि इन सभी वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो नेट क्या मिलेगा, 0। क्योंकि हर कोई अगर इधर जा रहा है तो इसी का जस्ट कोई उल्टा भी आ रहा होगा, हर कोई इधर जा रहा है तो इसी का जस्ट उल्टा कोई उल्टा भी आ रहा होगा। तो ये सब आपस क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो मैंने तुम्हें ये चीज़ बताई थी, तुम्हें नहीं पता फिर भी बता देता हूँ, चलो फिर भी बता देता हूँ। तुम्हें याद होगा अपन ने 11th क्लास में टक्कर पढ़ा था, कोलिजन पढ़ा था। तो कोलिजन के अंदर जब कोई 2 पार्टिकल एक दूसरे से टक्कर करते हैं, या ब्लास्ट वाली कंडीशन पढ़ी थी अपन ने। तो कोई कंची पड़ी है या कोई मटेरियल पड़ा है जिसका मास m है और वो ब्लास्ट हो गया एकदम से। तो ब्लास्ट का मतलब क्या हो गया, उसके टुकड़े चारों दिशा में चले गए। जब चारों दिशा में चले गए तो सबका अलग अलग वेक्टर बना, लेकिन देखा जाए तो रिजल्टेंट क्या मिला, सबका 0, सुपरपोजिशन वाला था वो। आ रही बात नहीं है। तो ये भी यहाँ पर यही है कि इन सब का डाइपोल मोमेंट मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन नेट निकाले ना पूरे सिस्टम का, अगर पूरे सिस्टम का समझते होगा किसका, अरे समझे क्या, तो कितना होगा नेट डाइपोल, कितना मिलेगा बच्चों अपन को, 0 मिलेगा। इसलिए ये किसी प्रकार की कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या होगा बच्चों, 0 हो गया। आगे चलो, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा सुनना, इसमें पोलर डाइलेक्ट्रिक की जो डेफिनेशन होती है ना बच्चों, क्या होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि दोनों के बारे में अगर समझा दिया तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो पहले ही बता लो पोलर डाइपोल के बारे में सारा एज इट इज, फिर डेफिनेशन बताऊंगा मैं ना। इसकी प्रॉपर्टीज बताना बच्चों, पहले एक बार रिपीट करो प्रॉपर्टीज कि जो पोलर डाइपोल होता है ना,
पोलर डायपोल कभी भी सुनना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को क्या करते हैं बच्चों, मेंटेन करके चलते हैं, सही है कि नहीं है। अच्छा, पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं, इसका मतलब प्लस और माइनस, समझ रहे हो, प्लस और माइनस कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। ओ क्या बोला मैंने कि यहां पर तो क्या था, प्लस इधर था माइनस इधर था, ये क्या पोलर की, और नॉन को पोलर होता है ये, जिसमें प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, कोइंसाइड करते हैं। पता है, आप डेफिनेशन में बता ही देता हूँ क्या बोलते हैं कि पोलर का मतलब होता है कि ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसके मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, उनका सेंटर ऑफ मास कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, बच्चों याद रखना, मैं इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेंटर बोल दूँ तब भी चलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पता चल गया कि नेगेटिव अपने आप में एक अलग पोजीशन रखता है और पॉजिटिव अपने आप में एक पॉजिटिव रखता है। बोला हाँ, एच का भी कोई ना कोई मास होगा, Cl का भी कोई ना कोई मास होगा, इसका भी कोई ना कोई मास होगा, इसका भी कोई ना कोई मास होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से क्या होंगे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होंगे, कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करेंगे। ये कहानी बताना चाह रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने कि पोलर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है उसके मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते हैं, और इसमें एक दूसरे को कोइंसाइड कर देते हैं। उतारो बच्चों डेफिनेशन दोनों की बाद में लिखना, पहले ही सारा बोर्ड से कॉपी कर लो। मैं बात करता हूँ बच्चों किसकी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के ना। तो नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक होता है ना बच्चों, ऐसा होता है जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नॉन कोप्लेनर है, सॉरी नॉन पोलर है। इसका मतलब क्या है कि ये मान लो कार्बन है अंदर, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है। समझते हो क्या ये चीज, समझते नहीं समझते हो? तो अगर तुम ढंग से देखोगे ना इनको, तो तुम्हें ये पता कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, मतलब इसको तुम ऐसे ले आओ, समझेगा, सही है। तो इसका मतलब तुम्हें पता चलेगा कि C क्या था बच्चों, इसकी कंपैरिजन पॉजिटिव था, और ये क्या था बच्चों, नेगेटिव था, ये भी क्या था बच्चों, नेगेटिव था। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लो, क्या सारे के सारे एक ही जगह पर आ गए क्या, अरे बोलो हाँ। इसका मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड करके चलते हैं। जरा समझना, मान लेते हैं कि मैं HCl का एग्जांपल देता हूँ, ये है HCl, H है और ये Cl है, तो ये दोनों एक दूसरे से हमेशा पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलेंगे, जिससे इनका डायपोल मूवमेंट भी मिलेगा कुछ ना कुछ। लेकिन इनमें क्या होता है बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो या कुछ भी ले लो, एक एग्जांपल लो लेता हूँ मैं बच्चों, इसमें H2 हाइड्रोजन है ना, ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो है, लेकिन कैसा बच्चे, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे क्या कर रखा बच्चे, एक दूसरे को कोइंसाइड। अच्छा, H2 में तुम्हें पता ना एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। H2 का मतलब यही तो हो गया कि एक पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और एक नेगेटिव का, तभी तो एक दूसरे से क्या होगा बच्चों, जुड़ गया। तो ये एक दूसरे से क्या होता है बच्चों, कोइंसाइड रहते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से क्या रहते हैं बच्चों, चिपके हुए रहते हैं, जबकि इसमें क्या है, एक दूसरे से दूर रहते हैं। जब दूर रहते हैं तो कोई ना कोई डायपोल मिलता है, लेकिन इसका कोई ना कोई डायपोल नहीं मिलता है। तो इसका जो डायग्राम है ना तुम्हारे पास हमेशा, या तो तुम ऐसे शो करोगे, ये प्लस और ये माइनस, समझे क्या, या तो ऐसे शो करोगे कि ये प्लस हो गया और ये इसका माइनस हो गया, या फिर ऐसे शो कर देना, क्योंकि एक ही सर्कल में प्लस आ गया और एक में माइनस आ गया। इसमें क्या था बच्चों, सर्कल जैसा कुछ नहीं था, थोड़ा अंडा का शेप बना ताकि एक लेंथ भी मिले बीच में, इसमें लेंथ जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो चाहे तुम ऐसा शो करो, चाहे तुम ऐसा शो करो, जो तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी किताबों में ऐसा मिलेगा बच्चों, तुम्हें तुम्हारी बुक्स में कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। उतारो ये भी। तो अब सुनो बच्चों कि मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, कितना है, d डिस्टेंस तक का एक कंटेनर रखा जिसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है। मैंने कौन सा पहले एग्जांपल लिखा है बच्चों, किसका, पोलर का। पोलर का एग्जांपल लिखा, तो सबके सब कैसे रहेंगे बच्चों, क्या डिस्मैच रहेंगे क्या आपस से, अरे समझ रहे हो क्या, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इन सभी को कहाँ रख दिया अपन ने, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा बच्चों इनका हाल, समझ रहे हो क्या बच्चों, क्या बोला मैंने, कि यार मान लो कि तुम्हें पता है
ये था क्या बच्चों, याद आ रहा है? डायपोल वाला कंसेप्ट कर रहा था अपन ने। तो ये इसको टॉर्क देता है, तो ये क्या घूमता है क्या? कब तक बच्चों? जब तक ये हॉरिजॉन्टल ना हो जाए, ताकि पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए और नेगेटिव चार्ज पूरा इधर आ जाए, है कि नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाले को अपनी तरफ ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो ये पॉजिटिव वाले को अपनी तरफ ले लेगी। अरे हाँ कि ना? तो ऐसे बहुत सारे है कि छोटे छोटे टोटे टोटे इन सब, ये सभी अरेंज हो जाएंगे कैसी तरीके से। तो ये है बच्चों अरेंजमेंट। अब जैसे अरेंजमेंट हो गया है तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इसमें तो E क्या था बच्चों? 0 था। तो नेट डायपोल मोमेंट भी क्या था बच्चों? और हाँ कि ना? लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ है, तो डायपोल भी कुछ ना कुछ है। इसका मतलब क्या लिख दिया बच्चों अपन ने? नॉट इक्वल टू 0। अरे समझ में आया कि दिमाग में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा? पक्का बच्चों, क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आते ही ये इस प्रकार का अरेंजमेंट शो करता है। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक की, तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, मेरे लिए तो दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि मैं तो टॉपिक क्या पढ़ रहा हूँ बच्चों? डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहा हूँ। पोलर और नॉन पोलर तो मुझे सिर्फ समझाना तो तुम्हें समझ में आ गया, लेकिन डाइलेक्ट्रिक अगर यूज़ करने के लिए बोले तो डाइलेक्ट्रिक में ये तो थोड़ी बोलोगे वो कि पोलर करना है या नॉन पोलर करना है, बस हमें पता होना चाहिए था, वो बात खत्म हो चुकी है। अब जो भी कहानी पढ़ेंगे ना वो दोनों के लिए सेम होगी एंड तक। पोलर और नॉन पोलर में बस इतनी सी बात है जो कभी कोइंसाइड करके रखेंगे और कभी नहीं करके रखेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम थी। नेट डायपोल भी 0 था, सब कुछ 0 था, कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा था, लेकिन बस बात ये थी कि उन दोनों के सेंटर एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे थे नॉन पोलर के, और पोलर में कोइंसाइड नहीं कर रहे थे, बस इतनी सी बात है, बाकी कोई चेंज नहीं था। यहाँ पर भी अपन जो भी कहानी पढ़ने वाले हैं वो सारी सेम मिलेंगे। इसका मतलब चाहे मैं पोलर की बात करूँ और चाहे मैं किसकी बात करूँ बच्चों? नॉन पोलर की बात करो। अब नॉन पोलर का तुम्हें पता होगा, समझे? इस टाइप से रहेगा। कब? ये कब की कहानी है? जब नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बच्चों? 0 हो। ठीक है, फिर अब मैंने क्या करा, जैसे ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी मैंने, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने दे दी। सही बात है कि नहीं है बच्चों? ये माइनस का प्लस और माइनस का प्लस का सिग्मा और ये माइनस का सिग्मा। बच्चों ये प्लेट है पूरी, याद रखना प्लेट है, तो इसका मतलब इस पर चार्ज है ऐसे सारे, है ना? ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों? अरे मेरी बात समझ में आई कह रहे? अब पता है क्या होता है एक्चुअली में, ये चाहे बड़ा सर्कल ही क्यों ना हो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आता ना, तो तुम चाहे इसका डायग्राम ये बनाओ, लेकिन इसका भी डायग्राम कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा ही बनेगा। सुनना, कोइंसाइड हो रहे हैं तो न्यूट्रल क्यों ना हो रहे हैं ना? इंसुलेटर क्या होता है? कोई भी कंडक्टर कुछ भी लो, सब क्या रहते हैं बच्चों? न्यूट्रल रहते हैं, जब तक उन पर कोई चार्ज दिए नहीं अपन, है कि नहीं? तो ये इससे पहले तो ये इंसुलेटर ही था। अब जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आए, अब ये इंसुलेटर शो थोड़ी करेगा, सॉरी न्यूट्रलिटी शो थोड़ी करेगा। नेगेटिव एक तरफ आ गया, पॉजिटिव एक तरफ आ गया। अब पता क्या होता है कि जो सर्कल के अंदर कोइंसाइड के अंदर बचे हुए थे ना बच्चों, ऐसे ये प्लस है, सही है, और ये माइनस है। ये कब की बात है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बच्चों? 0। फिर जैसे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की हुई होगी, बोलो हाँ। तो प्लस की तरफ सारे चार्ज इधर उधर आने लग गए होंगे और प्लस उधर खसकने लग गया होगा। देखो अभी भी ऐसे ही हो रहा है, समझ रहे हो क्या मेरी बात? मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लस था ना ऐसा, वो इधर खसकना स्टार्ट हो गया और माइनस भी क्या हो गया? इधर खसकना स्टार्ट हो गया। लेकिन बच्चों एक पोजीशन जरूर आएगी कि माइनस पूरा इधर आ जाएगा और प्लस पूरा उधर चला जाएगा। इसलिए इसका भी डायग्राम ऐसा ना बन के कैसे बनाया जाता है बच्चों? यही बनाया जाता है। तो इसलिए चाहे पोलर लो चाहे नॉन पोलर लो, पोलर मतलब दोनों में थोड़ी दूरी रख देना, नॉन पोलर मतलब दोनों में दूरी मत रखना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अप्लाई करते हो दोनों का डायग्राम समझ रहे हो क्या? ये मैंने इसका बीच का प्रोसेस बताया क्या कि पहले ये अलग होते हैं, अलग होना स्टार्ट होते हैं, फिर बाद में ऐसी कंडीशन शो करेंगे। तो ये जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कंडीशन है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किस प्रकार का नेचर शो करता है अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में या कॉन्टैक्ट में आ जाए। उतारो बच्चों ये सब। हेडिंग क्या लिखोगे? डाइलेक्ट्रिक इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
हाँ बच्चों देखो, ई एक्सटर्नल दिया तो ई इंड्यूस आया, और मैंने ये पहले बताया कि ई एक्सटर्नल जो है वो हमेशा बड़ा पाया किससे बच्चों, ई इंड्यूस से। सही बात है कि नहीं है? अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं बच्चों, क्या कि पोलराइजेशन क्या होता है? तुम्हें पता है कि पोलराइजेशन क्या होता है? हाँ तो देखो, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि पहले तो ये कैसे थे बच्चों, सूगले सूगले थे, बोलो हाँ आवे जैसे है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया सारे अरेंज्ड हो गए। सारे अरेंज्ड होने का मतलब क्या हो गया कि ये सब के सब एक अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने लग गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों पोलराइजेशन। क्या कहते हैं बच्चों? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब ये भी होता है कि पोल जनरेट हो जाना। तुमने पढ़ा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डाइपोल की, तो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, क्या इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल अलग अलग हो गए क्या? क्या अपने आप में ही पोलराइजेशन कहलाएगा क्या? ये कहलाता है पोलराइजेशन, ठीक है। फिर मैं जो बताने वाला हूँ टॉपिक क्या है, वो ये है कि पोलराइजेशन चार्ज क्या है। क्या बच्चों? पोलराइजेशन चार्ज। क्योंकि बच्चों इंड्यूस्ड हुआ कुछ ना कुछ है कि नहीं है, और यही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ही इंड्यूस वाला है ना, ये क्या कहलाएगा? ईपी। मतलब क्या कहेंगे इसे अपन? पोलराइज्ड। अरे बोलो हाँ, बोलो ना पक्का। तो ये क्या कहलाता है? पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा तो तुम्हें एक कहानी बताता हूँ बच्चों, तुम नोट डाल के इसको लिख लेना। तुम्हें पता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो सिग्मा पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे हाँ कि ना? और वो कितनी है वो भी देख लेते हैं, निकालना तो पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसके बारे में तो बता ही दूंगा। मैं तो पहले किसकी बात कर रहा हूँ? पोलराइजेशन चार्ज। तो पोलराइजेशन चार्ज बोलो या पोलराइज चार्ज बोलो, तो क्या नेगेटिव चार्ज सारे इधर और पॉजिटिव चार्ज सारे उधर हो गए क्या? इसका मतलब ये जो सिग्मा था प्लस का और ये जो माइनस का सिग्मा था, अरे हाँ कि ना? तो इसमें सारी तरफ क्या आ गया बच्चों? सोच सकते हो क्या? डाइलेक्ट्रिक के हम नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव कहाँ आ गया बच्चों? इधर आ गया। और यही क्या कहलाता है बच्चों? क्या कहलाएंगे बच्चों? पोलराइज्ड चार्ज। तो इस पोलराइज्ड चार्ज को ही नाम दे दिया मैंने, क्या बच्चों? अरे समझे क्या? ये नेगेटिव पोलराइज्ड चार्ज है और ये पॉजिटिव पोलराइज्ड चार्ज है कि नहीं है? और इसी प्रकार अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या ये सिग्मा पी के लाएगा क्या? अरे हाँ कि ना? ठीक है ना? तो चलो छोड़ो, क्योंकि बच्चों मुझे सिग्मा की फॉर्म में चाहिए, इसलिए सिग्मा खेलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक टॉपिक और लिख दिया मैंने, क्या? पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। बोलो हाँ, जो कि किसके बराबर होता है बच्चों? सिग्मा पी। सिग्मा पी मतलब क्यू पी अपॉन, अरे बोलो हाँ, अरे समझ में आया क्या? माइनस प्लस तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन ये तो सिग्मा पी कहलाएगा। अच्छा एक चीज़ और नोट कि भाई सिग्मा क्या होता था? सिग्मा होता था बच्चों क्यू अपॉन है। बोलो हाँ, कि मान लेते कि इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों? क्यू अपॉन ए चार्ज है, यही कहलाता है ना क्यू अपॉन ए। तो क्यू पी अपॉन ए होगा तो वो सिग्मा पी कहलाएगा, और क्यू अपॉन ए होगा तो वो सिग्मा कहलाएगा। ये किस पर चार्ज है बच्चों? चार्ज ऑन, बोलो हाँ। और ये क्या कहलाया बच्चों? चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक या फिर पोलराइज्ड चार्ज। क्या कंडीशन समझ में आ रही है? क्या सारी कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना किसी प्रकार का? बच्चों नई नई टर्म है ना, धीरे धीरे पढ़ा रहे हो इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे, समझ में भी आए सारी। तो मैंने पहले क्या करा बच्चों? डाइलेक्ट्रिक समझाया, डाइलेक्ट्रिक को फिर रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे रखा तो अपने आप के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग। फिर अपन ने बोल दिया कि जब नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग है ना, तो वो अपने आप में एक नई चार्ज चीज बताएंगे, चार्ज की एक नई प्रॉपर्टी बताएंगे। उसका नाम क्या बोलेंगे बच्चों? पोलराइज्ड चार्ज। और पोलराइज्ड चार्ज बोलो या पोलराइजेशन, आफ्टर पोलराइजेशन बोल दो, या फिर आफ्टर पोलराइजेशन के चार्ज कितना होगा? वो होगा हमारे पास क्यू पी, और इसका ये दूसरा नाम क्या है? पोलराइज्ड
चार्ज, और इसको पोलराइज चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी तो QP अपॉन एरिया का डिवाइड कर देंगे। ये कुछ रिलेटिव टर्म्स है जो आगे काम आने वाले, इसलिए मैंने पहले बता दी। उतारो जल्दी से, उतार लिया। अपन को पोलराइज चार्ज डेंसिटी निकालना है बच्चों। सामने देखो, सामने देखो, जल्दी सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो। ठीक है, पोलराइज चार्ज डेंसिटी का मतलब इस पॉइंट पर क्या बनेगा बच्चों, सिग्मा P, बोलो हाँ। और इस पर सिग्मा P प्लस, अरे है कि नहीं है, ये तो समझते हो ना, क्योंकि यहाँ पर सारे नेगेटिव आ गए तो इसको सिग्मा P माइनस बोलेंगे और इसको सिग्मा P माइनस, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा प्लस, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा माइनस। ये तो पता है ना तुम्हें, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। अब मुझे करना क्या है, सुनना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है हमारे पास, एक तो तुमने क्या करा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या करा बच्चों, ये तुमने प्रोवाइड किया, बोलो हाँ। ई इंड्यूस्ड, ये क्या है बच्चों, पोलराइजेशन से मिला है क्या, और इसी को क्या नाम दे दिया अपन ने, EP। अरे है कि नहीं है, तो हमारे पास जो E रिड्यूस्ड मिलेगा, रिड्यूस मतलब समझते हो कि यार ये इलेक्ट्रिक, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये EP है, बोलो हाँ। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो क्या एक्चुअल में अंदर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो रिड्यूस्ड मिलेगी क्या, इसका मतलब क्या बोलेंगे, E नेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा। उसको मैंने बोल दिया तू है E डैश, बोलो हाँ। अरे घुसा के दिमाग में क्या क्या नोटेशन दिए, समझ में आई चीज। E एक्सटर्नल मतलब जो अपन ने दिया है, E इंड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल देने के बाद पोलराइज्ड हुआ है, लेकिन दोनों के ऑपोजिशन की वजह से कुछ कम में हुआ है, इसलिए इसको बोल दिया रिड्यूस है। तो नेट क्या मिलेगा, E डैश। तो हमें पता है बच्चों कि E डैश इज इक्वल टू क्या होगा, E एक्सटर्नल अपॉन, नहीं E एक्सटर्नल माइनस E P, बोलो हाँ। चलो इंड्यूस लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या लिख दिया मैंने, इंड्यूस। तो फिर एक और फॉर्मूला वापस लिखना पड़ेगा, E एक्सटर्नल माइनस का EP, है कि नहीं रे गाँव वालों, और हाँ बोलो हाँ, हाँ 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 हाँ, अरे बोलो ना, थोड़ा तेज चिल्ला के बोलो यार, ऐसे क्या। तो E बराबर E एक्सटर्नल माइनस EP, ओके। तो मुझे चाहिए EP की वैल्यू, तो देखो बच्चों सबसे पहले चाहिए E एक्सटर्नल कितना होगा, तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब कैसे लिखूंगा जरा समझ लेना काम वालों, समझ लेना। ये प्लेट है क्या, ये भी प्लेट है क्या, ये प्लस का सिग्मा है क्या, ये माइनस का सिग्मा है क्या, तो तुम्हें पता है भैया ये प्लस है ना, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, बोलो हाँ। अरे समझ में आया, अरे सोचो ना, और सुनना, सुन लेना बच्चों, ये क्या है, अरे क्या है ये, मैं तो एक चीज समझता हूं यहां पर कि भैया ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, बोलो हाँ। और ये क्या है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है। तो मैं बाहर की सोचूं, ये सब हटा देना ना, बाहर इधर की सोचूं, तो इधर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा क्या, बोलो हाँ। कितना आएगा, एक प्लेट की वजह से। अरे यार ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब क्या हो गया कि चारों तरफ इस पर कौन सा चार्ज है बच्चों, अरे समझे क्या रे। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ, तो मुझे ये प्लेट क्या पॉजिटिव दिख रही है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बोलो हाँ। अच्छा ये प्लेट का ये वाला सिरा दिख रहा है या वो वाला भी दिख रहा है, एक ही दिखेगा, बोलो हाँ। तो मुझे यही दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आ रहा है, एक सिंगल प्लेट की बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये माइनस का भी दिख रहा है कि मुझे, क्योंकि यार दो प्लेट ऐसे पड़ी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बताओ बच्चों, तुम्हें पता ना बच्चों, पॉजिटिव से तो बाहर निकलती है और नेगेटिव में अंदर घुसती है। तो नेगेटिव वाला, मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक प्लेट इधर है एक प्लेट इधर है, इस प्लेट की वजह से मेरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी क्या, और नेगेटिव की वजह से उधर लगेगी क्या, क्या दोनों की वैल्यू सेम है क्या। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी होती है बच्चों, अरे समझे क्या। मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो माइनस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, बोलो हाँ, कितनी होगी बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, और प्लस वाले की उधर, बोलो हाँ, सिग्मा अपॉन
ये प्लस वाले के लिए और माइनस वाले के लिए, ये प्लस वाले के लिए, माइनस वाले के लिए। तो यहाँ पर भी ई कितना मिला है। अब अंदर आ जाऊँ, इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, ई प्लस की वजह से बचाओ सिग्मा अपॉन, अरे हाँ कि ना, और माइनस की वजह से कितना है, ये भी इधर ही होगा क्या, अरे बोलो ना। पॉजिटिव की वजह से इधर, माइनस क्या करता है अपने अंदर लेता है, पॉजिटिव बाहर निकालता है, सही निकाल रहा है, माइनस अंदर लेता है, बोलो सही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी मिली बच्चों अपन को, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो ना यार। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, कहाँ लिखा था यार, और प्रूफ भी कर दिया। क्या कंसेप्ट याद रखोगे क्या, किसी प्रकार की कोई टेंशन, याद रहेगा क्या, पक्का, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ बच्चों, आगे क्या बढ़ाता हूँ, अगर ई एक्सटर्नल ये है तो ई पी कितना होगा बताओ, किसी को बताओगे तो नहीं, सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट, सही है ना, क्योंकि ई एक्सटर्नल बोलते तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन, ई पी बोलते तो मतलब पी की वजह से चार्ज, पोलराइजेशन की वजह से चार्ज, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मिला बच्चों, ई डैश, ई डैश मतलब नेट। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ई डैश जो है क्या वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम की वजह से हुआ है क्या, क्योंकि अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं डालता, सुन लेना। ई नेट किसको बता रहा है, ई नेट किसको बता रहा है, अरे ई नेट किसको बता रहा है, रिड्यूस वाले को। और रिड्यूस किसकी वजह से हुआ है, रिड्यूस किसकी वजह से हुआ है, अरे रिड्यूस किसकी वजह से हुआ है, मीडियम की वजह से हुआ है क्या, अरे हाँ कि ना। इसलिए ई डैश का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम होगा क्या, तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम लिख दिया है, यहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है, यहाँ सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। मुझे निकालना क्या बचा, हेडिंग क्या है, सिग्मा पी निकाला। तो इसका मतलब सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। बोलो हाँ, इसको उधर ले गया और इसको इधर लिया, चलेगा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आगे देखो, सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों सुन लेना, एक इस एप्सिलॉन नॉट को वहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ सीधा, सिग्मा कॉमन लिया तो एक बार एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार एप्सिलॉन नॉट इससे मल्टीप्लाई होगा, अरे चलेगा क्या। तो इसका मतलब ये ऐसे कट गया, तो हमारे पास सिग्मा पी की वैल्यू क्या मिली, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन, बच्चों क्या लिखा मैंने समझ में आया, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे ले जा सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिखा है ऐसा पता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन आर का होता है, क्योंकि बच्चों एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम था ना, ये तो उल्टा करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मिला, ये किसका फॉर्मूला मिला अपन, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मिला। क्या समझ में आएगा, मुझे चार्ज डेंसिटी निकालनी थी, फॉर्मूला निकला। अगर क्वेश्चन आता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर किसी पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख दिया जाता है तो बताओ चार्ज पोलराइज चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। क्वेश्चन आ गया क्या होगी, ये होगी। कुछ भी आ गया क्या होगी, ये होगी। उतारने के लिए बोलूँ तब भी क्या लिखोगे, ये होगी। उतारो बच्चे, ये चीज़ नोट है ना, ये नोट वाली चीज़ है और इस पर 50 रुपये लिख ही देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। स्टार्ट कहीं से करो, ये बीच की चीज़ थी, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा ना, सब कुछ कर रहा हूँ कि डायरेक्ट, लेकिन ये कैसे आया ये चीज़ मैंने यहाँ समझाई है, ये काम की चीज़ है, तो इसको 50 रुपये डाल के अलग से लिखना है ना। बताऊँगा बच्चे, समझ में तो आया सारा। ये चीज़ ध्यान रखोगे क्या हमेशा, ये वाली चीज़, क्योंकि यार प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह होगी, जरूर नहीं हमेशा अंदर होती है, बाहर भी होती है, बाहर भी होती है, अंदर भी। 3 पोजीशन है ना, लेकिन दोनों तरफ जीरो की होती है, तुम्हें मैंने बता दिया। ओकेस ओकेस ओकेस। अब देखो बच्चों, तुम्हें पता ही है इसकी पहले जैसी औकात क्या थी, पहले वाली औकात बनाऊँ इसकी मैं, ये प्लस का सिग्मा, ये माइनस का सिग्मा, ये बोकस हो गया। और इस बोकस की बात करता हूं तो ऐसा था, इसका मतलब सबका कोई ना कोई मूवमेंट था क्या, नहीं था, अरे समझ रहे हो क्या, अपने आप में था ना। और मूवमेंट की डायरेक्शन तुम्हें पता माइनस से प्लस की होती है, मैंने बताया था बच्चों, मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की होती है। लेकिन ऐसा करते ही क्या सबकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो गई क्या,
अरे हाँ कि ना, अरे समझे क्या? तो जब सबकी डायरेक्शन सेम हो गई है तो कितने मॉलिक्यूल मौजूद थे? बोलो हाँ, मान सकते ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बच्चों इसके अंदर? n है। तो अगर मैं इस n को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पेयर, समझ रहे हो? डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच पेयर मतलब सिंगल पेयर कितना है? स्मॉल p इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दिया? n से। तो ये कहलाता है कैपिटल P वेक्टर, ये भी वेक्टर ही लगा दो बोले। और यही कैपिटल P वेक्टर जो क्या कहलाता है बच्चों? इसे बोलते हैं नेट या फिर टोटल डाइपोल मोमेंट। अरे हाँ कि ना? क्योंकि यार एक डाइपोल मोमेंट अगर P है और एक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है तुम्हें पता है ना बच्चों? 2q a के बराबर होता है, ये तो अपन को पता है। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि यार इस पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में माइनस सारे एक तरफ हो गए हैं, प्लस सारे एक तरफ हो गए हैं, सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? d मानेंगे ना अपन। तो नेट या टोटल डाइपोल जो मोमेंट होगा वो कैपिटल P को बताएगा। और एक्चुअली में इसका नाम जो, ये तो मैंने दिया नाम, इसका जो नाम होता है ना बच्चों ये होता है, क्या होता है? क्या बोलते हैं बच्चे से? पोलराइजेशन डेंसिटी।